हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यू से स्टार्ट किया था एंड नाउ द पीवाईक्यू ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर मूविंग टू पॉलिटी सेक्शन। देखो, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज 15 to 16 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एम लक्ष्मीकांत से आते हैं। और हाँ, धीरे धीरे ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि जो कंसेप्चुअल थिंग्स है ना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि जैसे लॉज एंड लिबर्टी के बीच रिलेशंस आपको पूछ लिया जाता है, सोशल कैपिटल क्या है, तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके जो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क हो गया, या फिर आपका एक और जो बुक आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सोर्सेस जो दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना। तो इन सब से क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके एम लक्ष्मीकांत से बन जाते हैं, इतनी तो गारंटी वाली बात होती है, ठीक है। और पीवाईक्यू कर लोगे तो इसके जो थीम है टॉपिक के, वो रिपीट होते हैं। कैसे रिपीट होते हैं हम क्वेश्चंस डिस्कस करके ही आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हो, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये आप भी पढ़ते होगे एज ए सोर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड देखें कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये लास्ट 10 इयर्स का पेपर एनालिसिस है, 2019 से 2009 का आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड यही रहता है। तो आप देखिए थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका किस में पूछा गया है, ये पार्लियामेंट का टॉपिक से 28 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एवरेज आपका एक पेपर जो होता है आपका ईयरली बेसिस पे, लगभग 3 क्वेश्चंस आपके पार्लियामेंट के आ ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर जाएं तो देखो जुडिशियरी। तो जुडिशियरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी ऑन एवरेज एक क्वेश्चन पर पेपर आ ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्योंकि ओवरऑल आपका गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो देखो ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो ऑन एवरेज आप देख लो तो एक क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर हम बेसिक चैप्टर्स की बात करें, बेसिक चैप्टर्स में आपका ये सब हो जाता है, प्रियम्बल, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। तो ऑन एवरेज आप देखो कितने क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं, 29 क्वेश्चंस। अगर हम सबको मिला दें तो ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस तो इससे भी आ रहे हैं, है ना। ये सब स्टैंडर्ड टॉपिक से ये तो रटे होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या इमरजेंसी प्रोविजन। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जैसे आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है ना। उसके बाद आपका यूनिटरी वर्सेस जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उन सब के फीचर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इजी होते हैं ये, तो आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इसमें भूलने वाली बात ज़्यादा होती है रेदर देन कंसेप्चुअल। तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आपके एम लक्ष्मीकांत में दिए हुए ही है, तो आप उनसे रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स में आपके बस वही चीज़ लिखे हों जो आप भूल जाते हो, बाकी आपके क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड सम बेसिक फैक्ट्स about the questions that gets asked in the PYQ, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग, देखो इसमें आपके 2 पार्ट है पॉलिटी के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आपका 181 पेजेज का है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलेगा ही। और दूसरा पार्ट आपका 191 पेजेज का है, तो लगभग लगभग आपके मान के चलो कि 400 पेजेज का ये पैम्पलेट है।
तो इसमें हम जो डिस्कशंस करेंगे वो क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उन सब पर फोकस रहेगा। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए और फिर हम शिफ्ट हो सके दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड आप सोर्सेस देख ही लो, मैंने आपको बताया ही। अभी आपको ये बुक्स नहीं पढ़ने हैं, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो आप पढ़िए, क्योंकि बुक्स पढ़ने का टाइम तो है नहीं। तो अल्टीमेटली जनरल रेफरेंस वही है, एम लक्ष्मीकांत रिवाइज किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, तो आप भी उसे रिवाइज करो बढ़िया से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपकी क्लियरिटी ना आ जाए इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, सो ये सब एडिशनल सोर्सेस है। डीडी वासु का भी नाम आपने सुना होगा। अच्छा बताओ, फुल फॉर्म क्या है इनके, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आवर पॉलिटिकल सिस्टम, सुभाष जी कश्यप। ठीक है, एंड चलो डिस्कस करते हैं। सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला गया है कि भाई साहब 3 क्वेश्चंस आए हैं, देखते हैं क्या है। चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। ये जो एंटी डिफेक्शन है ना, ये यूपीएससी 2020-22 में भी पूछा गया है, तो थीम गेट्स रिपीटेड। हाँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप पूछा गया था, तो आप देखो कि टॉपिक तो वही है ना, लेकिन थोड़ा सा जो वजन है क्वेश्चन की उसको बढ़ा दी गई थी। लेकिन हाँ, आपने अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो वो 2022 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, या फिर टेस्ट सीरीज में भी ये सब पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन का प्रोविजन किस शेड्यूल में है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सेकेंड शेड्यूल, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी एट्थ, एंड ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। तो आप तक तो आंसर आ भी गया होगा 10th शेड्यूल। देखो 10th शेड्यूल जो है वो आपका ओरिजिनल संविधान में तो था नहीं, तो बेसिकली बाद में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे संविधान में, जिसको हम कहते हैं दल बदल कानून, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली पहले क्या होता था, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब समझते हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है ना। अब इसमें जो मेंबर्स थे वो बेसिकली क्या होते थे, पावर की लालच में या फिर अदर इंटरेस्ट, अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते थे, है ना। आज भी होता है। एंड इसके कारण जो पार्टी की स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ा जाती थी। तो इसी हॉर्स ट्रेडिंग को कब करने के लिए ये आपका एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया था, है ना। तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको देखना ज़रूरी है, एम लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, तो आप देख लेना। और इस बार भी पूछने की चांस है, बिकॉज आप देख सकते हो जो महाराष्ट्र में जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन का जो कंसेप्ट है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल, और इसके साथ साथ क्या है, ये जो शेड्यूल है ना इसको तो रट ही लेना है। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है ना। तो 12 शेड्यूल के जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको आपको रटना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपके ना छूटे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंड शेड्यूल नहीं होगा। आप हमें बताओ सेकेंड शेड्यूल डील्स विद व्हाट, फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद व्हाट। तो देखो फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल ये आपका ट्राइबल्स के वेलफेयर से रिलेटेड है। सिक्स शेड्यूल जो है वो भी ट्राइबल से है, लेकिन सिक्स शेड्यूल आपका नॉर्थ ईस्टर्न में जो आपके 4 ट्राइबल स्टेट्स है ना उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस है। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो अन्य स्टेट में ट्राइबल्स रहते हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड है ना। और फिफ्थ शेड्यूल में 10 स्टेट्स को कवर किया गया है। ठीक है, एट्थ शेड्यूल आप हमें बताओ, और 10th शेड्यूल तो आंसर है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल के नाम दिए गए हैं, और सेकेंड शेड्यूल यहाँ पर क्या दिया गया है, इट डील्स विद अलाउंसेस प्रिविलेजेज ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी की भी बात है इसमें, तो ये ध्यान रखना है ना।
उसके बाद थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस की कौन कौन से ओथ लेने हैं, किन को लेने हैं, ठीक है। तो ये थर्ड शेड्यूल में, इसको आप ऊपर नीचे मत कर देना। ओथ एंड अफर्मेशन डील्स विथ थर्ड शेड्यूल एंड योर अलाउंसेस इन मॉलमेंट्स प्रिविलेज डील्स विद द सेकेंड शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ शेड्यूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, ये तो 2-3 बार क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल आपका देखो, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो MMTA के नाम से हम इसको रखते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसके बाद सेवन्थ शेड्यूल है, उसके बाद एट्थ शेड्यूल, और एट्थ शेड्यूल में कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगी कि हाँ ये सब लैंग्वेज थे। जैसे आपका ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है इसमें, है ना। तो ये बातें हैं। और उसके बाद सेवन शेड्यूल तो पता ही है, डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड मैटर को डील करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और अभी आप हमें बताओ कि सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट मैटर है कौन से लिस्ट में है, क्या वो यूनियन में है, क्या वो कंकरेंट में है, क्या वो आपका स्टेट लिस्ट में है। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, ये भी आप हमें बता सकते हो। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. The Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution. The second statement, the validity of a law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. तो थोड़ा सा स्टेटमेंट 2 को आप पढ़ोगे तो एक्सट्रीम लगेगा, है ना। कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली आप देखो कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है, तो वो एग्ज़ामिन नहीं करेंगे जो भी कानून नाइन्थ शेड्यूल में रखा है, ये तो नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या कहानी है इसको समझना पड़ेगा। जब ये आपका नाइन्थ शेड्यूल लाया गया था, नाइन्थ शेड्यूल का क्या कंसेप्ट है भाई साहब। तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या है कि कोई भी लॉ अगर नाइन्थ शेड्यूल में रख दिए जाते थे तो जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। और ये नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जवाहरलाल नेहरू साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब ये लाई गई थी, ठीक है। और किस लिए लाया गया था, तो बेसिकली वही है कि उस समय जमींदारी सिस्टम सब थी, है ना। और लैंड जो है वो सर्टेन लोगों के ही पास रेस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी। तो ऐसे में लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए ये नाइन्थ शेड्यूल लाया गया था, ताकि फंडामेंटल राइट्स के आधार पर कोई चैलेंज ना कर सके इन रिफॉर्म्स को, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस नाइन्थ शेड्यूल में रखे गए प्रोविजंस या नाइन्थ शेड्यूल में रखे गए लॉज को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाने के लिए एक जजमेंट भी दिया था। उस जजमेंट का क्या नाम है आप हमें बता सकते हो। इसमें ये बोला गया था कि एक डेट है, वो डेट है जिस डेट को आपका केशव नंद भारती जजमेंट आया था, ठीक है। तो अगर कोई लॉ उस डेट से पहले नाइन्थ शेड्यूल में रखे गए हैं तो उसकी तो चलो जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ को उस नाइन्थ शेड्यूल में रखा है तब जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। ये बेसिक फंडा है। तो ये कहना गलत होगा कि कोई भी लॉ अगर हम नाइन्थ शेड्यूल में धर देते हैं, रख देते हैं, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अल्टीमेटली योर आंसर बिकम्स ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। और याद रखना नाइन्थ शेड्यूल में किसको अधिकार दिया गया है लॉ को रखने का, तो पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है, यही ध्यान रखना है। देखो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए और इनडायरेक्टली नाइन्थ शेड्यूल से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया,
समझ में आया? तो इसलिए मैं बोलता हूँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी ये देख लो 9 शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये भी पूछा गया शायद 2022 की 2021 के पेपर में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकती थी पहले जब ये डाला गया था इनटू दीज लॉज विच हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल। लेकिन वही मैं बोला 2007 में आई थिंक केस का नाम IR कोहलियो केस ही था, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर 24th of April 1973, they are now open to judicial review, and this date is very important because on this date the judgment of Keshavananda Bharati case and thereby the basic structure principle has been arrived in the Indian फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे संविधान में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट, ये टर्म हमारे संविधान में नहीं है, जुडिशियरी ने संविधान को इंटरप्रेट करके ये कंसेप्ट लाया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 10th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल है, तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये आप पढ़ लेना, वैसे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये शोर शुद्ध भी एम लक्ष्मीकांत, तो आपने अगर पढ़ रखा है, अगर कंसेप्ट याद नहीं आ रहे तो वहाँ जाके रिवाइज करिए। ठीक है, तो हाँ 9th शेड्यूल के रिगार्डिंग ये बात भी बोली गई थी कि द पार्लियामेंट डज नॉट इंजॉय ब्लैंकेट प्रोटेक्शन ऑन दिस 9th शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद देख लो फिर से, हाँ 2019 में ही पूछी गई थी, मैंने बोला ना आपको। 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये 1951 में आई थी। 1951 में आपके जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे देश के PM थे। ठीक है, so now we have completed the basic tenets and now we will move to system of government and emergency provisions। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मेनली अगर कहा जाए क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो कंसेप्चुअल टाइप ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपका टेस्ट करता है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, क्या सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? ठीक है, ऑप्शन है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन बी इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। ऑप्शन सी द एग्जीक्यूटिव remains responsible to the legislature. Option D the head of government cannot be changed without election। तो देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा और इस पर क्वेश्चंस भर भर कर आया है, तो याद रखना जो बेसिक कोर फिलोसफी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, अगर हम इंडियन कंटेस्ट की बात करें। ठीक है, बिकॉज ये जो आपके गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर से ही चुन के आते हैं और वो मिनिस्टर बनते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन करनी पड़ती है अपने जो पावर है, या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर जो गवर्नमेंट इन पावर है उसकी मेजोरिटी चली जाती है तो भी गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना। ये आप देखते हो इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत बार ऐसे हुए भी है, खासकर कॉलिशन के पीरियड। ठीक है, तो द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब अदर ऑप्शंस का भी छानबीन कर लेते हैं। ऑप्शन ए अगर देखें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये प्रेसिडेंशियल में होता है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऑप्शन बी की बात करें, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो जो पॉलिसी पिछले गवर्नमेंट ने लाई है उसको बदल दिया जाए, है ना।
तो इसमें भी श्योरिटी नहीं है। ऑप्शन डी, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। तो ये भी जो कोर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो नहीं। तो यहाँ पर देख लो फीचर्स दिए गए हैं, इसको कंप्लीटली आपको रट लेना है। पार्लियामेंट्री में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तब पूरा गवर्नमेंट आपका गिर जाएगा, है ना, ये याद रखना। और क्या क्या फीचर है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, ज़्यादातर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद मेजोरिटी पार्टी रूल है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। डबल मेंबरशिप मतलब समझते हो, ये मिनिस्टर भी हो सकते हैं और जो आपके एमपी है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल का आप देख लेना, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का बता दे रहा हूँ। मेरिट्स में क्या है, तो हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही, ठीक है। अब कोई भी लॉ पास करना है, मतलब कोई भी बिल पास करना है, तो जाहिर सी बात है जो लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, है ना। एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा चिंता में रहती है कि अगर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो मेरी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी, है ना, बिकॉज ये मेजोरिटी सपोर्ट पर चलते हैं। उसके बाद प्रिवेंट्स डेपोटिज्म, वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। डीमेरिट वही है, अनस्टेबल है कि कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है अगर मेजोरिटी छीन लिया जाए तो, है ना। साथ ही साथ नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ये डिमेरिट याद रखना है। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकल कर आते हैं, है ना। तो इट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट बाय एमेच्योर। और प्रेसिडेंशियल में बोले तो गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये देख सकते हो, एक बात और ध्यान रखना है, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट एग्जिस्ट बोथ एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल। और स्टेट लेवल पर भी आपको एग्जीक्यूटिव जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर तो आपका ये जो आर्टिकल 74 75 डील्स विद पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर एंड आर्टिकल 163 164 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द स्टेट लेवल, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, बस इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है, इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है ये भी कहते हैं। और उसके बाद एक और था कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट आया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुख्य फिलोसफी क्या है, तो बात वही है, यहाँ पर आप देखिए, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरा गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो ऐसा भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चलता है, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देखो तो गलत हो जाएगा, और आप इन ऑप्शंस को एनालाइज करो कि क्यों गलत है, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चंस के ऑप्शंस किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। और आप एक बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लो फिर से चीज़ें रिपीट हुई है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अभी तक वही क्वेश्चन चल रहा है, बस घुमा फिरा कर आपको ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर से रिपीट हुआ है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन से प्रिंसिपल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, सीधी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या आप इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेट कर सकते हो? तो आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट टू की तरफ जाए तो मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही। आप इसको भी इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेट कर सकते हो। अब अगर ऑप्शन थ्री की बात करें, कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो आप समझिए किस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट देश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जबकि जो कैबिनेट है वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो जो कैबिनेट इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता तो ठीक है, तब हो सकता था, लेकिन इट इज हेड ऑफ द स्टेट, सो ऑप्शन थ्री बिकम्स रॉन्ग एंड योर आंसर कम्स एट 1 and 2 ओनली। ठीक है, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। अब इसमें आपका कंसेप्ट लगेगा, है ना, इसी को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के फीचर्स आपको बताने हैं। स्टेटमेंट वन places effective restrictions on individual liberty in the interest of a state authority। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया आपको। स्टेटमेंट टू की तरफ जाए, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो पता चलेगा कि वन ऑप्शन एंड टू ऑप्शन आर एंटी टू ईच अदर, तो अल्टीमेटली देयर विल बी वन ऑप्शन दैट विल बी करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, बिकॉज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को इन डिफरेंट वर्ड्स वी कॉल एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट हो, इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है। इसके माध्यम से स्टेट के पावर को लिमिट किया जाता है सो दैट इंडिविजुअल लिबर्टी प्रमोट हो सके। अभी आप देख सकते हो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बहुत सारे फीचर्स है जो गवर्नमेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। गवर्नमेंट अपनी मनमानी से सब कुछ नहीं कर सकती है। दे शुड वर्क विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। So statement 2 is correct that it places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Now, why the option 1 is incorrect? Because यहाँ पर ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िए, it places effective restriction on individual liberty in the interest of the state authority. In the interest of the state authority is nothing but government. तो क्या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है? नहीं। तो ऐसे में तो स्टेट अथॉरिटी का पावर अनलिमिटेड हो गया, वो जब चाहे किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी ख़त्म कर सकती है। ये तो नहीं होगा ना, तो स्टेटमेंट वन बिकम्स रॉन्ग एंड योर स्टेटमेंट टू बिकम्स करेक्ट एंड द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पर देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या अंतर है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बता देता हूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप ध्यान से देखना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ द कंट्री थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, हैज़ लिमिटेड पावर्स। हेड ऑफ द स्टेट का हो या फिर गवर्नमेंट का हो, सबकी लिमिटेड पावर है। पावर एंड अथॉरिटीज इस संविधान इनको देता है, और संविधान जब देता है तो जाहिर सी बात है पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, अनलिमिटेड पावर्स ये इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दैट्स वाई आप देखो, अगर लेजिस्लेचर अपनी सीमा को क्रॉस करने का प्रयास करेगा तो जुडिशरी इंटरफेयर करेगी,
है ना, बिकॉज जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस करता है, ठीक है। तो दिस चेक्स एंड बैलेंस इज नथिंग बट ए फीचर्स ऑफ constitutional government. It is a feature of constitutionalism. So hope you understood. And जो गवर्नमेंट होती है उसकी स्पेसिफिक टेन्यूर होती है ना, जैसे देख लो प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स, जो आपके ऑफिस ऑफ लोकसभा है उसकी टेन्यूर 5 साल, उसके बाद इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है। राज्यसभा की भी सिमिलर चीज़ें हैं। एंड वेयर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आप देख सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख लो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या क्या चीज़ें आती है कि गवर्नमेंट को अपने संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, they need to work under the provisions of the constitution, not above the provision of the constitution. This is very important philosophy that you need to remember. And now other features that I talk about the constitutionalism is the separation of power, okay, sovereignty of the people and democratic government, constitutional review, ये सब आपके फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द प्लेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आप मान के चलो कि जो आपके लेजिस्लेचर है उनके पास पावर अनलिमिटेड हो जाए, क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड डू वी हैव independent judiciary? Yes, of course. Now we have discussed all these, and some cases that you need to remember is that IR कोहलियो केस, ठीक है, वो आप एम लक्ष्मीकांत से देखना है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। IR कोहलियो केस, मिनर्वा मिल केस, कियोतो होल्होन केस, इंदिरा शाहवानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस, इन सब केस के बारे में थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है। गोलकनाथ केस, ठीक है, और केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉरगेट बिकॉज फ्रॉम हियर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका एग्जिस्टेंस में आया था एज पर बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन 6, इज ऑल्सो ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड सोच के पॉज करके आंसर्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण फीचर अगर देखें तो वो क्या है, तो इसमें आप एलिमिनेट करके आंसर पर जाओगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है। ट्राई करिए, देखिए बनता है कि नहीं, उसके बाद आप आंसर्स देखिए। तो ऑप्शन ए द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन, ऑप्शन बी द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ऑप्शन सी ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, एंड ऑप्शन डी ए बैंड ऑन डेडिकेटेड पार्टी वर्कर। तो बेसिकली अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो देखो ए बैंड ऑन डेमोक्रेटिक, ए बैंड ऑन डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, इट सीम्स लाइक इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। इट डज नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई साहब जनता को वोट का अधिकार होगा और वो वोट के माध्यम से अपने लीडर को चुनेंगे, ठीक है, वो होता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, जहाँ पर मैन एंड वोमेन दोनों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा विद इक्वलिटी ऑफ वोट्स, है ना। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वोमेन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग, कि भाई साहब मैन के लिए 4 वोट है 1% को और वोमेन के लिए 2 वोट, दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिकम्स इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन सी की बात करें सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, क्या डेमोक्रेसी में कोई ज़रूरी बात है कि जो इंडिविजुअल हो वो एकदम महान सुपीरियर हो, डायनेमिज्म पर्सनैलिटी विजन हो, है ना। देयर कैन बी पर्सन्स हु इज लिटरेट बट दे आर एम्पावर्ड टू वोट।
So how can you say that there is superior individual with dynamism and vision? It's always true. It is not true always. ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करें तो मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड डेमोक्रेसी, it is not correlating. So your option becomes A, the intelligence and character of ordinary men and women. तो जो ordinary man and women है वो उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो कैरेक्टर है, उनके आधार पर वो लीडर्स को चुनती है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैन एंड वोमेन दोनों को ऑप्शन में दिया गया है। इट इज ऑल्सो कि हाँ, डेमोक्रेसी में देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ वोट्स बिटवीन मैन एंड वोमेन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट। फिर देखो कंसेप्चुअल है 2019 में। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होगे तो भी आप जानते होगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट होगे तो भी इसे जानते होगे, एनसीईआरटी में दी गई है, पता नहीं, लेकिन कभी ना कभी टर्म जो है ना सोशल कैपिटल काफ़ी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है। कैपिटल मतलब तो आप जानते हो ना, एसेट है। एसेट तभी बनेगा जब आपका या आपके पास कैपिटल हो, है ना। अब कैपिटल तो आप इकोनॉमिक टर्म्स में रिलेट करते हो, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब इकोनॉमिक टर्म्स से रिलेट करते हो, सोशल टर्म्स में सोशल कैपिटल क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या सोशल कैपिटल मतलब ये है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन? क्या सोशल कैपिटल का मतलब ये है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन? क्या सोशल कैपिटल का मतलब ये है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप? और क्या सोशल कैपिटल का मतलब ये है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी? तो बेसिक फंडा ये है भाई साहब कि सोशल कैपिटल, कैपिटल मतलब एसेट, और इसको हम सोशल से जोड़ देते, इसका मतलब जो ट्रस्ट है लोगों का एक दूसरे लोगों के प्रति, इसी को हम सोशल कैपिटल कहते हैं। एंड जितना मजबूत हमारा सोशल कैपिटल होगा, ट्रस्ट बॉन्डिंग होगा, उतना ज़्यादा हम तरक्की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के राह पर चलेंगे। बिकॉज सोशल कैपिटल मीन्स यू आर ट्रस्टिंग पीपल, है ना। तो वायलेंस, कन्फ्लिक्ट्स ये सब नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ये सब जो वायलेंस, कन्फ्लिक्ट तब निकल कर आती है जब म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी होती है, हारमोनी की कमी होती है। ठीक है, तो सोशल कैपिटल strengthens mutual trust and brings harmony in the society. The simple meaning is that, है ना। तो यहाँ पर देख लो, द मोर सोशल कैपिटल इज यूज द ग्रेटर द बेनिफिट्स। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बेनिफिट सोशल कैपिटल के सिर्फ सोसाइटी में ही होंगे, इकोनॉमी में भी होंगे, है ना, और आपके पॉलिटी में भी होंगे। क्योंकि अगर हम सोशल कैपिटल रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वन एंड अदर्स को हम ट्रस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। और वोमेन की एंट्री हो इन द पॉलिटिक्स, या फिर अभी इन्वेस्टमेंट में पैसे की ज़रूरत है तो सोशल कैपिटल रहेगा, तभी तो बंदा इन्वेस्ट करेगा दूसरे के प्रोजेक्ट पर। ये बातें हैं, काफ़ी ब्रॉडर डायमेंशन है सोशल कैपिटल का भी, इस पर इलोबरेट करके देखिएगा। द रोल ऑफ सोशल कैपिटल इन द सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, so we have talked about these. Let's move to the next question. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the ऑप्शन ए बी सी डी। इसका सिंपल सा मतलब है कि वैसे तो हम फेडरल गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर है और यूनियन गवर्नमेंट आपका सेंट्रल लेवल पर है। मतलब यूँ कह सकते हो कि अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट लेवल पर भी है हमारा, क्वासी फेडरल है ना। क्वासी फेडरल मतलब क्या होता है कि जो संविधान है उसने सेंटर को भी पावर दिया है लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, और स्टेट को भी पावर दिया है। लेकिन कभी कभी जो आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या फिर हमारे संविधान में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी फीचर्स दिया गया है। तो क्वेश्चन 7 वही बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का सर्टेन कंडीशन में
पावर मिल जाता है इन द नेशनल इंटरेस्ट अगर आपके ऑप्शन फिर दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक फंडामेंटल की तरफ जाएं तो जो राज्यसभा है ना वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा में चुन कर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, तो क्या लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई साहब स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना है, तो क्या कानून बन जाएगा स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट के द्वारा? नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, तो लोकसभा का कंसेप्ट तो हटा ही दो। उसके बाद राज्यसभा की बात आती है, तो यस राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट। तो क्या अगर राज्यसभा में उस पार्टिकुलर स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो भी क्या कानून बनना शुरू हो जाएगा उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट मैटर पर? नहीं, सिंपल मेजोरिटी नहीं होगा, यह है आपका जो मेजोरिटी है वो होगा मिनिमम 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो राज्यसभा इफ पासिस द रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ मिनिमम 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, तब फिर जाके पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है कि स्टेट लिस्ट पर वो कानून बना सके इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। ये भी एक बड़ा रोमांचक फीचर है हमारे, जो कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये सब इंडिकेट करते हैं कि यूनिटरी फीचर्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी हो गई, गवर्नमेंट जो है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, इस इंटरनेशनल ट्रीटी में कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात हो सकती है ना, कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की बात हो सकती है, कोई ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात हो सकती है। तो क्या इसमें या इंटरनेशनल ट्रीटीज के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट का कंसेंट चाहिए भी या नहीं चाहिए? पहली बात तो यही श्योर रहना है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, तब जाके वो इंटरनेशनल ट्रीटीज किसी भी स्टेट में लागू हो सकती है। या फिर ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर ऑप्शन सी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ऑप्शन डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए देर इज नो नीड ऑफ एनी स्टेट एनी कंसेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट दे कैन इम्प्लीमेंट द ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है पार्लियामेंट के पास, जिसके आधार पर वो स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है देख लो, ये जो दिया है जो मैंने आपको बताया, इन द नेशनल इंटरेस्ट। और ये ध्यान रखना कि नेशनल इमरजेंसी है ना, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है हमारे देश में, तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाता है को लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकते स्टेट लिस्ट पर व्हेन देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, इट इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो बना सकती है स्टेट लिस्ट पर व्हेन देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद देख लो बाय एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, तो बेसिकली पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट अगर जो लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 2 और मोर स्टेट, याद रखना 2 और मोर स्टेट रिजॉल्व्स दैट पार्लियामेंट को लॉ बनाने चाहिए with respect to any matter which is in the state list with respect to those state, तो फिर बना सकती है। सब आपने पढ़ा होगा। फिर इंटरनेशनल ट्रीटी, ये आर्टिकल 253 याद रखिएगा, एंड प्रेसिडेंट रूल के तहत भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स को एक्सरसाइज करती है। उसके बाद देख लो, और ये इमरजेंसी प्रोविजंस को आप एम लक्ष्मीकांत से बढ़िया से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, वैसे मैंने भी आपको पॉलिटी के लेक्चर्स कराए ही है ना। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट? वैसे अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं
तो कौन से कंसिक्वेंसेस नहीं हमें देखने को मिलेंगे, ये बातें 2017 में पूछी गई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, इट इज़ नॉट कि कौन से कंसिक्वेंस होंगे। तो ऑप्शन 1 अगर देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन 2 रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ऑप्शन 3 डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि दो तो पक्का होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, कि जब आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हट जाते हैं, उनको रिज़ाइन देना पड़ता है ना। तो दो तो कंपलसरी होगा, तो दो हटाओ, है ना। तो योर ऑप्शन बिकम 1 and 3 इटसेल्फ। अब देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन है ना, वो बेसिकली ऑटोमेटिक नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद तो और ज़्यादा ये जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और यहाँ पर स्टेटमेंट मजबूती से पढ़िए, नॉट नेसेसरली, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन दो जो है वो नेसेसरली है। और लोकल बॉडीज का डिसोल्यूशन क्यों होगा भाई, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख लो, नेशनल इमरजेंसी वर्सेस प्रेसिडेंट रूल, इसमें डिफरेंसेस दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, और उसके बाद जो 356 है वो आपका प्रेसिडेंट रूल है, और 360 जो है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। होप इनके बारे में पता होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ तो आपको क्लियरिटी हो जाए बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। एंड कब लगाया जाता है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड देख सकते हो जब प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती हैं तो एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान से देखो, स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व, लेकिन ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड और डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद ये है कि आपका प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं हो जाता बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तब तक जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया था, है ना। दैट्स वाई ऑटोमेटिकली ये आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, और फिर देख सकते हो, द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। ठीक है, एंड के बाद प्रेसिडेंट रूल का मैक्सिमम पीरियड होता है फॉर इट्स ऑपरेशन, होता है 3 years, और आफ्टर दैट सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं तभी जाके वो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो आपका रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक बात और कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना, इसमें फंडामेंटल राइट पर कोई असर नहीं पड़ता, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल, ये ध्यान रखना है। एंड नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और नेशनल इमरजेंसी को अगर हटानी हो तो लोकसभा रेजोल्यूशन पास करता है फॉर इट्स रिवोकेशन। सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो आप रिवाइज कर लेना है लक्ष्मीकांत से। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, देन क्या होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हुए, हमने रिवाइज भी करवाया आपको, आप बताओ क्या होगा। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, ये मैंने अभी आपको बताया ना, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ये नहीं होता है। असेंबली, और ध्यान रखना क्वेश्चन सही पढ़ना, असेंबली, इट इज़ नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी की बात करें
द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये अभी हमने पढ़ा जस्ट। ऑप्शन सी की बात करें, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नो इट इज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, नॉट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल। ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, इट इज़ नॉट। सबसे ऊपर अधिकार लॉ मेकिंग का पार्लियामेंट के ऊपर है ना, पार्लियामेंट अगर डेलीगेट करेगा तब, अभी हमने देखा है ना, ठीक है। बात देख सकते हैं यहाँ पर, द पार्लियामेंट पासेस स्टेट लेजिस्लेचर बिल्स एंड स्टेट बजट, ये हमने देखा। और ये भी ध्यान रखना, द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद क्या जुडिशियल रिव्यू होगा क्या, बिल्कुल होगा जुडिशियल रिव्यू, ये ध्यान रखना है, इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। और ये बात कब निकल कर आई, बोमई केस, SR बोमई केस 1994 में हमें देखने को मिला था। इसमें साफ साफ बोली गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एज अ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो प्रियम्बल को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखो प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रियम्बल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके कीवर्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। कीवर्ड्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कीवर्ड्स आपको समझना है, जैसे इसमें आपको लिबर्टी, है ना, इन सब का कीवर्ड देखने को मिलेगा, रिपब्लिक क्या होते हैं, सोवरेनिटी क्या होती है, सब कीवर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम प्रियम्बल की बात करें, तो प्रियम्बल भाई साहब एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, कि अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ संविधान में ये फीचर्स हमें देखने को मिलेगी जब हम संविधान की डिटेल में जाएंगे। तो दैट्स वाई इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, तब प्रियम्बल को बेसिकली ऐड किया गया था, क्योंकि आप ही समझो प्रियम्बल क्या है, एक प्रकार से समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक आपका बुक लिखी नहीं जाएगी, संविधान लिखा नहीं जाएगा, तो आप समरी उसका कैसे बनाओगे, वही बात है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो प्रियम्बल की बात करें तो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने पुस्तक में देखना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेना, उसमें लिखा रहेगा प्रीफेस, तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको वो फीचर्स देखने को मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। समरी या फिर इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब स्टेटमेंट टाइप पूछ लेते हैं, है ना। विच हैज़ बीन रेफर्ड एज इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैज़ बीन रेफर्ड एज समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ध्यान रखना, पेपर डज नॉट गिव्स पावर टू द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, नॉर प्रोहिबिट्स द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि अगर प्रियम्बल्स के प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे तो आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कि भाई साहब ये देखो ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। सिमिलर अप्लाइज टू द DPSP, सिमिलर अप्लाइज टू द फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल, ठीक है। एंड इसके माध्यम से हम इस बात को भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके विज़न, उनके आइडियल्स का भी पता हमें चलता है प्रियम्बल से, ठीक है। कीवर्ड देख लो, सॉवरेनिटी, क्या क्या प्रियम्बल में कीवर्ड मेंशन किए गए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉवरेनिटी मतलब क्या, इंडिया इज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, एंड इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल। सॉवरेनिटी का मतलब ये, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी में क्या क्या बातें कही गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। और इक्वलिटी, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, है ना। और प्रियम्बल डिक्लेयर्स कि फ्रेटर्निटी का दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो। तो इतना डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 1, ये भी आपका कंसेप्चुअल है, विच है
ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो लॉ एंड लिबर्टी में क्या अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है, तो इसको आप पॉज करके सोचो, दिमाग चलाओ। तो ऑप्शन ए की बात करें, इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप अपोजिट करके देखो। अगर कानून ज़्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि लिबर्टी कम है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है लिबर्टी को बरकरार रखने के लिए, लिबर्टी रखने के लिए ज़्यादा कानून बनाए जा रहे हो। जैसे हमारे देश में क्रिमिनल लॉज कितने सारे, इसका मतलब ये तो नहीं कि लिबर्टी को कम करता है, ये लिबर्टी को स्ट्रेंथन करता है। अब ऑप्शन बी को देखो, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। इसको हम देखेंगे, ऑप्शन सी की तरफ चलो, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैज़ टू मेड बाय द पीपल। कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। ऑप्शन डी, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इन डेंजर। अब भाई साहब, अगर लिबर लॉज बार बार चेंज हो रहे हैं तो वो एज पर द नीड एंड टाइम, ठीक है। तो समय के अनुसार लॉज को चेंज किया जा सकता है। अभी देख लो, अब साइबर क्राइम बढ़ गई है, तो इसका मतलब हम जो लॉज लेकर आ रहे हैं, लॉज में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लिबर्टी इन डेंजर। इट कैन ऑल्सो भी कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज को फ्रिक्वेंटली चेंज की जा रही होगी। ऑप्शन डी ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग एंड द ऑप्शन बी बिकम्स राइट। इफ़ देर इज़ नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। अब लॉ ही नहीं है तो भाई साहब सब तो अपना मनमानी करेंगे, है ना। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। लॉज होने के बाद जब इतनी खामियां निकल कर आती है, लॉज नहीं होंगे तो फिर क्या क्या दिक्कतें आएगी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, कन्फ्लिक्ट, ये सब बढ़ सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस ऑल दीज, ठीक है। इसके बाद ये देख लो, स्टेटमेंट है पढ़ने की, पढ़ सकते हो। लिबर्टी से एक और क्वेश्चन आया था, है ना। लिबर्टी से एक और क्वेश्चन आया था, सिंपल सा मतलब पूछा गया था। वो था आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिस्ट्रेंट कुछ करके था, ऑफ इंडिविजुअल्स एंड, वो है देख लेना, लक्ष्मीकांत में हो। तो देखो, पूछ लिया गया इनडायरेक्ट तरीके से, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइंड ऑफ द मेकर्स यानी कि जो संविधान निर्माता है ना, उनके बारे में, उनके आइडियल्स के बारे में, उनके नोबल विचारधारा के बारे में अगर जानना हो तो किससे आप जान सकते हो, सिंपल सी प्रियम्बल, है ना। क्योंकि प्रियम्बल में उन्होंने क्या क्या बातें कही, है ना। सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, उनकी विचारधारा को ही तो इंडिकेट करता है ना। रिफ्लेक्ट द प्रियम्बल, ये ध्यान रखना। और ध्यान ये भी रखना है कि प्रियम्बल करंटली इज नॉट ए पार्ट ऑफ द, मतलब प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना है। शुरुआत में जब बेरू बरी यूनियन केस आया था 1960 में, तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारती केस में ये कन्फर्म हो गई कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड एज वेल, ठीक है। एंड प्रियम्बल को अमेंड किया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली वंस। कब? 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में इन सब की विचारधाराएं नहीं थी, डेफिनेटली ये सब थी, लेकिन उसको एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन कर दिया गया प्रेम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, SSI, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्टिस में कौन से जस्टिस की बात किया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी में क्या, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी में क्या, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी में देख सकते हो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। और याद रखना है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अडॉप्ट या फिर इनेक्ट किया गया था। तो इट इज़ नॉट 26 जनवरी 1950, इट इज़ 26 नवंबर 1949। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन हमारा संविधान को अडॉप्ट इनेक्ट किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन 3 एक आसान क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल हमने पढ़ा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल हमने पढ़ा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी हमने पढ़ा, है ना। और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। उसी प्रकार से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते, है ना। ये देख लो, ये 5 चीज़ें हैं लिबर्टी में। और इक्वलिटी में क्या बात है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। जस्टिस में क्या बात है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब देख लो, यही क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि लिबर्टी का तो क्या है, भाई साहब इंडिविजुअल को, पर्सन को आज़ादी दो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर देमशेल्फ, या फिर ये भी कह सकते हो कि लिबर्टी का मतलब रेस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट भी होते हैं, उनको रुकावटें ना आए ये भी इंश्योर किया जाए, है ना, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। तो इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जब ये पेपर में आया था और जब आंसर की रिलीज किए जा रहे थे, तो इन दोनों में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स थे उसमें कन्फ्यूजन था। आखिरकार यूपीएससी ने ऑप्शन डी माना था, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। हालांकि आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो लिबर्टी का मतलब ये भी एब्सटेंट ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। बाकी तो ऐसे एलिमिनेट करने वाले ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, ये नहीं देख रहे हो, कुछ भी कर देगा तो ये लिबर्टी थोड़ी ना है। ऑप्शन ए की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, इट डज नॉट रिप्रेजेंट लिबर्टी, ठीक है। ये देख लो, लिबर्टी मीन्स एब्सटेंट ऑफ रेस्टोरेंट दिया है ना, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ये मल्टीपल ऑप्शन करके होता तो और ज़्यादा बढ़िया होता कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट, तो 2 और 4 करेक्ट हो जाता। बात है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया फुल्ली। वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक डीपीएसपी, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इजी क्वेश्चन रहते हैं, हम बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, रिवाइजन करिए सब्जेक्ट टॉपिक का, ठीक है। तो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।